सब्जेक्टिव पेपर में एक समस्या ये आती है कि हमने कंटेंट तो पूरा पढ़ लिया है, हमने बुक भी रीडिंग कर ली है, हमने समरी देख ली है, हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो हम प्रॉपरली उस आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते या फिर हम बहुत सारी गलतियां उसमें करते हैं और इसलिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो मार्क्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इतनी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एक बहुत ही सॉलिड आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यार आंसर राइटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके अंदर हम लड़का वाला बन के एग्ज़ाम में जाएंगे और एकदम सॉलिड मार्क्स वहाँ पर से अर्जित करके लाएंगे। सो यार बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैं आपको चीज़ों को यहाँ पर बताऊंगा और आज मैं वीडियो को स्टार्ट करने के टाइम पर ही आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का सॉलिड कंटेंट आपको मिलता रहे। और साथ ही आज के इस वाले वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक, तो उम्मीद है कि वो भी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कमाल की आंसर राइटिंग ट्रिक्स, और ये जो आज का वीडियो रहेगा वो बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा आपके सभी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम्स का। तो यार सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहता है वो है एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, और मैं भी आपको आगे एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो यार इसके लिए हमें एक सिचुएशन को अज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका एग्जामिनर है, मतलब जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, खासकर सब्जेक्टिव एग्जाम्स में इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वैल्यू है वो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से तो क्या है, उसमें तो सिर्फ अगर आपने सही किया तो वो सही हो जाएगा, गलत किया तो गलत होगा, उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला होता नहीं है। लेकिन भाई साहब सब्जेक्टिव में पूरा खेल होता है कि आप कितने अच्छे से जो आपका एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस कर पाते हो। तो हम बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई साहब जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या, मतलब उसके शादी की एनिवर्सरी थी और वो बिल्कुल अपनी वाइफ को विश करना ही भूल गया और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लाया। वाइफ ने बिल्कुल लास्ट तक इंतज़ार किया, रात की 12 बजे तक इंतज़ार किया कि यार पतिदेव क्या पता कुछ सरप्राइज़ देने वाले हो एकदम लास्ट रात को 12 बजे। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, एग्जामिनर भूल गया और रात को ही भाई साहब बहुत ज़्यादा पिटाई यहाँ पर एग्जामिनर की जो बीवी है उसने उसकी कर दी। अगले दिन वो आपकी कॉपी को चेक करने आने वाला है और बिल्कुल पिटाई उसकी हो चुकी है ना। तो रात को एक बार पिटाई होगी, फिर सुबह जैसे वो टाई वूट सूट वूट सब कुछ ने पहन लिया था, वापस जो आपकी कॉपी चेक करने वाला था, सुबह वापस से झाड़ू से उसकी पिटाई होगी। अब जो एग्जामिनर है भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में, वो मतलब जैसे आपकी कॉपी देखेगा उसमें बिल्कुल कम मार्क्स देने के लिए वो आतुर बैठा हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, एग्जामिनर को बिल्कुल इम्प्रेस करना है, और कैसे इम्प्रेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक और आपको कहानी बताते हैं, और जैसे मैंने आपको पहला बोला था ना कि इम्प्रेशन का बहुत ज़्यादा खेल होता है। जैसे इंडिया में जो वेडिंग होती है यार वो बहुत ज़्यादा एक मतलब इम्प्रेशन का उसमें खेल रहता है, और ख़ासकर जो लड़के वाले रहते हैं वो तो मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस करें, है ना। तो जनरली हम अभी यहाँ पर क्या बनने वाले, लड़के वाले बनने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में हम सभी को क्या बन के जाना है, लड़के वाले बन के जाना है, और हम सामने लड़की देखने जाने वाले हैं या लड़की वाले हमारे यहाँ पर देखने आने वाले हैं। सर जनरली क्या होता है इंडियन घरों में कि जब लड़की वाले हमारे यहाँ पर देखने आते हैं तो बिल्कुल भाई एकदम जो टॉप से टॉप यहाँ पर डिशेस होती है वो हमारे घर पर बनती है ना। मस्त वाली गाड़ी हमारे घर के बाहर रहती है, घर एकदम साफ़ सुथरा और एकदम बहुत ही तगड़ा वाला रहता है। और सिंस इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो 9:43 है, तो इसका मतलब है कि लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं। तो लड़के वालों को लड़की वालों को इम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर अच्छा रिश्ता हो पाएगा। तो अब यहाँ पर लड़के वाले क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में जो लड़की वाले हैं उनको इम्प्रेस कर दें। तो एग्ज़ाम में भी हमें क्या करना है, लड़के वाले बन के जाना है, और जो हमारा एग्जामिनर है वो लड़की वाला है। तो हमें एग्जामिनर को बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पर इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब एग्जाम में आप आंसर लिखें तो आप एक स्टूडेंट की तरह आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप एक लड़के वाले की तरह आंसर लिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हम आगे। और दो प्रकार के यार अब की बार आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं एग्जाम में, एक आएगा शॉर्ट राइटिंग टास्क और एक आएगा लॉन्ग राइटिंग टास्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट राइटिंग टास्क वाले जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे तो किस प्रकार से आप बेस्ट पॉसिबल वे में उसको लिख सकते हैं और किस तरह से आपको वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे।
सो यार सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बता देता हूँ इसकी, कि अगर आप शॉर्ट आंसर लिखें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट्स का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है कि सर पैरा में लिखे, पॉइंट्स में लिखे, क्या करें। तो थोड़ा सा आप कॉम्बो बना सकते हो, और अगर पॉइंट्स में आंसर रहता है ना तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो कंप्लीटली पॉइंट्स भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ पॉइंट्स होंगे भी सही, ठीक है। सो बिल्कुल आप देख के आप खुद ही जज कर लेना कि आपको किस तरह का आंसर लिखना है। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो 5 में से 3 को आप पॉइंट्स में लिख दो, 2 को आप पैरा में लिख दो। तो इस तरह से थोड़ा बैलेंस कर लेना। और मैं आपको भी अलग अलग तरह की ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन हर एक आंसर में आप ला सकते हैं। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार कि आप कीवर्ड का यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इससे क्या होता है कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके पास एक आंसर की रहती है, उस आंसर की में परफेक्ट सोल्यूशन कभी नहीं लिखा रहता, ठीक है। जैसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका बिल्कुल पॉइंट टू मतलब एकदम है ना लाइन टू लाइन सोल्यूशन नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर उसको कुछ कीवर्ड्स मेंशन रहेंगे, उन कीवर्ड्स को देखेगा। बाय चांस अगर आपने भी वही कीवर्ड्स यूज़ कर लिए तो भाई साहब भले ही कितना ही बीबी से परेशान एग्जामिनर हो, आपको अच्छे मार्क्स देगा। तीसरा है कि नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो शॉर्ट आंसर जब भी आप लिखें 2 मार्क्स के लिए तो इंट्रो कंक्लूजन के पीछे मत भागें, ठीक है। अगर बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जनरली इतना स्कोप भी नहीं रहता, इतना टाइम भी नहीं रहता, और इतनी आपको एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 14 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टिक टू वर्ड लिमिट भाई साहब, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है, और अगर आपने गलती से एग्जीट किया तो पहली बात तो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो जाए। क्योंकि सीबीएसई जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना इसलिए डालता है कि आप कितना कंसाइज वे में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देन इसके बाद हाईलाइट करें जरूर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि इंप्रेशन जमाना है भाई साहब, हम लड़के वाले हैं और लड़के वालों को एकदम अपना रुतबा दिखाना पड़ेगा ना यार, तभी तो अच्छा रिश्ता होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हाईलाइट भी करना है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से मार्किंग स्कीम रहती है यार। तो एग्जामिनर क्या अपने माइंड में रखता है जब वो आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा। तो सबसे पहले अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स तो आपको पूरे पूरे कंटेंट के मिलने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है अगर आपने सीधा का सीधा वो आंसर कर दिया तो 1.5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देन इसके बाद जो आधा मार्क रहता है वो आपका एक्सप्रेशंस का रहता है। मतलब सिंस ये लैंग्वेज का पेपर है, अब लैंग्वेज का पेपर है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखा जाएगा। तो अगर आप एक हाथ स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वहाँ तक तो है ना सह लेंगे वाला कंसेप्ट चलता है, ठीक है। सह लेता है एग्जामिनर, आपको पूरे 2 में से दे देता है। लेकिन बाय चांस अगर आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक एक से ज़्यादा बार करते हैं तो हर एक मिस्टेक का 0.25 मार्क वहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। मैक्सिमम 0.5 तक ही होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। 5-10 अगर आपने मिस्टेक कर दी तो इसका मतलब ये नहीं 0-0 अंडा आपको मिल जाएगा, नहीं भाई साहब 0.5 वो काटेगा, लेकिन यार इंप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। तो हो सकता है कि आगे फिर वो आने वाले क्वेश्चंस में कंटेंट के मार्क्स आपके निपटा दे, ठीक है। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स न करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका है भाई, छोटे सेंटेंसेस लिखो। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ये कि जिस चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती है, डाउट है, तो उसका अल्टरनेटिव शब्द लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम पड़ा भाई सब तुम कीवर्ड लिखने गए और कीवर्ड में स्पेलिंग गलत लिख दी तो वहीं पर तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो गया और काम खराब हो गया। तो इसलिए उस कीवर्ड का अल्टरनेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2 मार्क्स वाले में स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहता, क्योंकि डायरेक्टली आपको बॉडी बनानी होती है। चलिए एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ इसका। मैंने खुद इसको लिखा है अपने प्यारे हाथों से, है ना। सो 30 से 40 शब्दों की वर्ड लिमिट भी यहाँ पर एडर टू की गई है। प्रश्न है यार आपके स्क्रीन पर कि व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो जब भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो फटाक से वैसे आपके दिमाग में ना आंसर आ ही जाता होगा, ठीक है। तो जो आंसर आता है ना बस आपको उसी को वहाँ पर लिखना है, कोई इसमें इंट्रो कंक्लूजन ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता। जैसे अब ये वाला प्रश्न है कि गांधी जी क्यों कंसिडर करते हैं चंपारण एपिसोड एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो यार जैसे ये प्रश्न आता है आपके दिमाग में 2 पॉइंट जनरली आ जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो पहली बार यहाँ पर से गांधी जी ने 1917 के अंदर एग्जीक्यूट किया था और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इसका हो गया था, ठीक है। तो फिर बाद में इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दांडी मार्च वाली यात्रा में कराया गया था और भारत देश को आज़ाद करवाया गया था। सेकेंड पॉइंट हमारे दिमाग में ये आता है कि यहाँ से गांधी जी ने क्या किया था, जो पेजेंट्स थे, जो भारतीय किसान थे, उनके मन में से अंग्रेजों का जो भय था उसको उड़न छू कर दिया था।
तो ये 2 पॉइंट्स आते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा का सीधा इन 2 पॉइंट्स को लिखना है। कोई इंट्रो कंक्लूजन बॉडी कुछ मतलब कुछ इंट्रो कंक्लूजन नहीं बनाना, सीधा लिखो कि भाई साहब गांधी जी कंसिडर्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट बिकॉज। अब देखो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा स्टाइल का प्रयोग किया है, आप भी इस तरह का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट प्लस पैरा का कॉम्बो लग रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, जैसे आपको भी लग रहा होगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी मैं आपको इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से आप करके बिकॉज और 2 पॉइंट लिख दिया, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट हमारे दिमाग में जो आ रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर से पहली बार सक्सेसफुल हुआ, और सेकंड पॉइंट जो आ रहा था कि ब्रिटिशर्स का जो फियर था इंडियन पेजेंट्स के अंदर से, उनके हार्ट में से वो भी फियर निकल गया। तो इसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो कि आफ्टर चंपारण एपिसोड उन्होंने रेप्लिकेट किया इन्हीं स्ट्रेटजीज को नेशनल लेवल पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। तो ये खत्म, हमारे यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो 1 और 2 भी डाल सकते थे, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, तो थोड़ा पैरा प्लस पॉइंट का कॉम्बो लग जाता। अब इसका एक अल्टरनेट बताता हूँ, ठीक है। ये रहा इसका अल्टरनेट, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में लिखा गया है ना, गांधी जी कंसीडर्ड, पूरा ये। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब किस में जो लड़की वाले वो ज़्यादा खुश होंगे फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में ना। मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट वाला है अपना, जिसमें हम दोनों पॉइंट्स में चीज़ों को बताया, उसमें ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे, ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। साथ ही आप देख सकते हैं पिंक लाइन से मैंने अंडरलाइन करी जो जो इंपॉर्टेंट शब्द थे, तो उनको बिल्कुल आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि यही यहाँ पर एग्जामिनर के पास जो उसके आंसर की रहेगी उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो ये थे हमारे 2 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क में वापस से मैं एक बार कंसोलिडेट कर देता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कि डायरेक्ट जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है ना, सीधा वहाँ पर लिखना है। कोई इसमें शोबाजी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। हो सके तो पॉइंट में आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट प्लस पैरा को थोड़ा सा कॉम्बो लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं सीधे सीधे बस पॉइंट डाल दिया, पॉइंट 1 पॉइंट 2 खटखट, बस नहीं भाई साहब, ऐसा भी मत करना, थोड़ा सा आंसर को फ्रेम तो कर ही देना। चलिए, तो ये था शॉर्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से डील करना है। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लड़के वाले होने का जो रोल है ना, वो हम परफेक्टली अदा कर पाएंगे। क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो वही है कि कीवर्ड्स को लिखना है, यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि आंसर की में कीवर्ड्स रहेंगे और वो उसको देख के वहाँ पर मार्किंग करने वाला है। डिफरेंट शेप्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यार देखो, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं अगर आप पैरा में इसको लिखते हो पूरे, तो इसलिए आप क्या करना, डिफरेंट शेप्स का और बाकी सारी चीज़ों का भी प्रयोग आप कर सकते हो। देखिए, कंटेंट इज ऑलवेज द किंग। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपको पैरा में भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक इंप्रेशन की बात रहती है, दूसरों से आधा मार्क्स ज़्यादा निकालने वाली बात रहती है ना। आप मान के चलो, अगर पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन है, हर में आपको आधा मार्क्स भी ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब है ना, 10 मार्क्स आप सामने वाले से आगे हो जाओगे। और हो सकता है कि जब लास्ट में रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो तो टॉपर से मतलब जैसे आप टॉपर बन जाओ, या फिर अगर आपने ये सारी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करी, टॉपर ने वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली, तो जो बाद में होल्डिंग लगेगा ना बड़ा वाला, तो उसके अंदर टॉपर का मुंह सबसे बड़ा रहेगा भाई साहब, और आप कहीं कोने में छोटे मोटे दबे हुए मिलोगे। तो इसलिए यार बेस्ट है कि अच्छे से बेस्ट वे में प्रेजेंटेशन करो, लड़के वाले बन के रम जाए। तीसरा है यार, जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे तो उसको 3 पार्ट्स में हमेशा डील कीजिएगा। तो ये बिल्कुल थंब रूल है, और 3 पार्ट्स में अगर डील कर दिया ना, तो भले कंटेंट थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो भी आपको मार्क्स मैक्सिमम ही मिलेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस तरह से आपको आंसर को फ्रेम करना है, तो फ्रेमिंग भी आसान होगी। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। देन इसके बाद ट्राई टू यूज़ पॉइंट्स इन बॉडी, ठीक है। तो आप बॉडी में पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। इंट्रो और कंक्लूजन पैरा में ही लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं इंट्रो में भी पॉइंट बना दिए भाई साहब। सो इंट्रो कंक्लूजन पैरा में, और बॉडी अब बिल्कुल पॉइंट्स में लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर से। देन वर्ड लिमिट का यहाँ पर भी ध्यान रखना है। शॉर्ट वाले में वर्ड लिमिट थे 30 से 40 शब्द, यहाँ पर वर्ड लिमिट है 100 से मतलब 120 से 150 शब्द। तो ये कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम किस तरह से रहती है, तो 2 मार्क तो पूरे कंटेंट के रहते हैं, जो पूछा गया है वैसा का वैसा लिखा आपने, 2 मार्क मिलेंगे। एक्सप्रेशन का 1 मार्क रहता है, ठीक है। अब सिंस बड़ा आंसर है तो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दोगे तो 1 मार्क मैक्सिमम आपका कट सकता है। देन इसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के 1 मार्क यहाँ पर रहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखोगे, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इस तरह से बनाओगे, तो +1 आपका वहाँ पर हो जाएगा, और 4 में से 4 पूरे अंक मिलेंगे।
अब आपको डाउट आ रहा होगा सर इंट्रो में कितने शब्द लिखे हैं, बॉडी में कितने लिखे हैं, कंक्लूजन में कितने लिखे, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इंट्रो में आप 20 से 30 शब्द लिखना, देन बॉडी के अंदर 60 से 90 शब्द, क्योंकि मेन तो वही है, और लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप 20 से 30 शब्द वापस से लिख सकते हो। तो टोटल आपके 120 से 150 शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। हमेशा लोअर लिमिट पे स्टिक करना, जैसे उधर 30 शब्द और इधर 120 शब्द, ठीक है, क्योंकि क्यों ही फालतू में ज़्यादा लिखना। देन इसके बाद एक प्रश्न आपके सामने हम लाते हैं, और इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सॉल्व होगा। सो बोथ डेरी एंड लैम फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, दोनों लोनली हैं, एंड ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की कि वो अंडरस्टैंड करे, सपोर्ट करे इस तरह के लोगों को विथ इन्फर्मिटीज, सो दैट दे डोंट सफ़र अ फॉर्म ऑफ अ सेंस ऑफ एलियनेशन, ठीक है, तो एलियनेट वो फील ना करें। अब एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको यहाँ पर 120 से 150 शब्दों में लिखना है कि आप किस प्रकार से चेंज लाओगे इस तरह के लोगों की ज़िंदगी में। अब देखिए यार, ये जो प्रश्न है ना, बिल्कुल फिलोसॉफिकल प्रश्न है, और इसके अंदर आपको अपनी बातें जो है वो बड़ा चढ़ाकर लिखनी है। तो किस तरह से बेस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाली पैरा उस पे फॉर्मेट पे चलेंगे। तो ये रहा आपके सामने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोड्यूस हम कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दोनों फिजिकली डिसेबल्ड है, तो हम वहीं से इसको स्टार्ट कर देंगे कि पीपल विथ फिजिकल डिसेबिलिटी आर ऑफन रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनको जरूर से मेंशन करना, जैसे रिडिक्यूल्ड है ना, तो इस तरह की कीवर्ड्स को आप मेंशन कर सकते हो। बाई चांस स्पेलिंग नहीं पता हो तो इसकी जगह इसका जो अल्टरनेट शब्द है वो लिख देना। नाउ दिस मेक्स देम डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, ठीक है, तो इन्फीरियोरिटी का यहाँ पर एक सेंस उनके अंदर डेवलप होता है, एंड दे फॉर्म अ शेल अराउंड देमसेल्व्स एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेक्युल्शन, है ना, सेकल्शन मतलब आइसोलेशन की वो जिंदगी अपनी व्यतीत करते हैं। तो कीवर्ड्स को लिख के अंडरलाइन करोगे, बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन बना दिया 20 से 30 शब्दों के आसपास। अब मेन है हमारी बॉडी, तो बॉडी को आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो। देखो मैंने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या, जैसे एज ए, वहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो कैसे लिखा मैंने, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन यूँ खींची, और यहाँ से खट 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 पॉइंट बना दिया। आप चाहो तो बीच में बादल बना के, है ना, बादल के अंदर लिख देना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसके आसपास तीर लगा के, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा था ना, ये रहा, ठीक है, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स में जैसे मैंने लगा रखा है, तो ऐसा कैसे आप आंसर में भी लगा सकते हो। बीच में लिख देना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आसपास इसके पॉइंट्स, तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे 3 पॉइंट है तो आप ट्राइंगल बना सकते हो, आपके पास 4 पॉइंट है तो आप स्क्वायर बना सकते हो, 5 पॉइंट है तो पेंटागन बना सकते हो, 6 पॉइंट है तो आप, है ना, जो वो 6 वाला रहता है वो बना सकते हो, 8 पॉइंट है तो ऑक्टागन बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप शेप्स का, ज्योमेट्री का पूरा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा। जैसे ये वाली स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर है, कितनी मस्त लग रही है ना। अगर अभी मैं इसको पॉइंट वाइज या पैरा में लिख देता तो एकदम नॉर्मल लगती है ना, जो मतलब सारे बच्चे ऐसे ही लिख के आने वाले हैं, लेकिन हमें तो कुछ अलग करना है भाई साहब ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर आप सॉलिड कंटेंट लिखना पड़ेगा, जैसे इट इज़ अवर ड्यूटी टू ट्रीट सच पीपल विथ लव एंड अफेक्शन, हम इस तरह के लोगों को लव एंड अफेक्शन से ट्रीट करें। नॉट मेक देम ए सब्जेक्ट ऑफ पीटी, उनका मजाक ना उड़ाया जाए। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग एंड एम्पथाइज विद देम, उनके साथ एम्पथाइज करें, ठीक है, उनके प्रति एक हम सद्भावना रखें। देन उसके बाद उनको रेस्पेक्ट दें एंड मोटिवेट उनको करें, ताकि वो यहाँ पर एकदम फील कर सकें एट पार विथ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, दूसरों की तरह वो फील कर सकें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बॉडी को लिख सकते हैं। देन इसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे कि वी मस्ट डू दिस सो दैट दे डोंट सफ़र अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, एंड वी मस्ट मेक देम अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके पास अवेलेबल हैं, और इसी से उनकी ज़िंदगी में एक आशा की किरण, अ रे ऑफ होप विल कम इन देयर लाइफ, और काम खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हो। देखो कितना सॉलिड लग रहा है। अगर आप सोच के देखो कि अगर इस तरह के आंसर को आप अपनी कॉपी में लिखोगे, और बिल्कुल ये ज़्यादा बुकिश आंसर नहीं है यार, देखो मैंने खुद ने इसको बनाया है लिख लिख के, तो आप आराम से इसको एग्जाम में बना सकते हो। इससे थोड़ी सी हल्की भाषा का भी प्रयोग करोगे तो भी चलेगा, पूरे 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरह से आप वहाँ पर बिल्कुल आंसर अपना लिख सकते हो। अब आपको ये भी डाउट आ रहा होगा सर एक बार पैरा वाला भी कोई क्वेश्चन बता दो, ठीक है। तो अगर ऐसा बना क्या होगा तो भाई बहुत ही बेस्ट है ना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे और बिल्कुल लड़की वाले खुश हो जाएंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा, है ना। सो इस तरह का तो आप यूज़ कर ही सकते हो। देन उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंडिगो चैप्टर से लेते हैं कि गांधी जी बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लीगल जस्टिस फॉर द पुअर।
हाउ डज इट बिकम क्लियर फ्रॉम द लेसन इंडिगो दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज एसेंशियल कंडीशन फॉर जस्टिस। तो अब क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन आए जरूर से पहले क्वेश्चन को समझो, है ना। तो यहाँ पर अब कौन से वाले केस की बात की जा रही है, जब गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं, है ना, उन सारे लोगों को देखते हैं चंपारण के, तो उनको यही देख के गांधी जी को लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और मतलब लीगल जस्टिस और बाकी सारी चीज़ों के पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका ये जो डर है वो ख़त्म हो। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हाउ डज इट बिकम क्लियर फ्रॉम द लेसन इंडिगो दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर एक इसेंशियल कंडीशन है फॉर जस्टिस। तो आपको वो इंस्टेंस बताना है। तो कौन सा इंस्टेंस अपने को बताना पड़ेगा, जब गांधी जी वहाँ पर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाके बोलते हैं कि अब जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो इट इज़ बेसिकली लिबरेशन ऑफ फियर। तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब कैसे फ्रेम करेंगे इसका आंसर, हम फ्रेम ऐसे ही करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी को भी आप चाहो तो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं आपको भी करके बताऊंगा, है ना। इंट्रो में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर गांधी जी व्हेन ही लर्नड अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेजेंट्स ऑफ चंपारण, ही कंक्लूडेड दैट द पेजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, इतने ज़्यादा वो डरे हुए थे दैट भाई गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, वकीलों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना ये तो बात की बात हो गई, ये तो यूजलेस हो गया है। द रियल रिलीफ वुड कम इफ दे वर फ्री फ्रॉम द फियर, है ना। अगर उनको फियर से मुक्ति मिलेगी तभी यहाँ पर रियल रिलीफ मिलेगा। तो इंट्रो हमने लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप अपना इंट्रो लिख सकते हो। भाई कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है यहाँ पर। आप सभी वैसे भी प्रो आंसर राइटर्स हो, पर एक छोटा सा निखार की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन को देखने के बाद एकदम मस्त निखार आपके अंदर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस रख के जाना है, लड़के वाले बन के जाना है, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अपने को प्रायोरिटी देनी है। सो इंट्रो लिखा, इंट्रो आपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बॉडी पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्या पूछा गया है वही लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे हमें टेक्स्ट से क्लियर होता है, तो हमें अब बताना पड़ेगा कि गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंक्लूजन पे आते हैं। रीच्ड इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पर पेजेंट्स और जो चंपारण है वो इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे फॉरेन रूल से दैट वो फॉरेन लैंडलॉर्ड से डरने लग गए थे। सो चंपारण एपिसोड में क्या होता है कि लीगल बैटल्स और इन सभी को फाइट करने के इंस्पाइट द रिजल्ट्स वर इनकॉन्क्लूसिव। भाई साहब कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो फियर ही इतना था लोगों के अंदर। दस गांधी जी फेल दैट इट वॉज इम्पेरेटिव टू टीच दिस फार्मर टू बी करेजियस, कि यार इन सारे फार्मर्स को हमें करेजियस बनाना पड़ेगा। सो गांधी जी हेल्प करते हैं उनको बोल्डली फेस करने में, एंड he not only refused to go to court but also got arrested for being the champion of the sharecroppers। तो गांधी जी खुद अरेस्ट हो जाते हैं कि भाई इनसे डटकर सामना करना है, मैं डरना नहीं है। और एज ए रिजल्ट बहुत सारे लोग वहाँ पर कोर्ट के सामने गैदर हो जाते हैं, और फिर गांधी जी अपना फेमस डायलॉग मारते हैं कि भाई अब तुम अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए, अब जो अंग्रेज़ों का फियर है वो तुम्हारे दिमाग से मुक्त हो गया है। और सारे जो किसान थे वो गांधी जी के साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर आपको बॉडी वाइज लिखना है। और अगर पॉइंट वाइज लिखना है तो इन्हीं 3 को आप 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स में लिख सकते हो। देन इसके बाद आ जाता है अपने पास फाइनल कंक्लूजन कि कॉन्सिक्वेंटली वो फिर गांधी जी का जो ट्रायल था पोस्टपोन हो गया, बेल मिल गई, और लेटर फिर गांधी जी क्या करते हैं वहाँ पर पैसे भी ले लेते हैं 25%, और उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको भी दांव पे लगा देते हैं। सो ये भी पॉइंट आपको लिखना है कि दे मेड द लैंडलॉर्ड सरेंडर मनी एज वेल एज द प्रेस्टीज, एंड जो अपने फार्मर्स थे, किसान थे, पेजेंट्स थे, उनका पूरा फियर वहाँ से हट गया था। सो इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लेसन इंडिगो दैट द फ्रीडम फ्रॉम फियर एक इसेंशियल कंडीशन है जस्टिस की। तो बिल्कुल आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हो, है ना। सो देखो एक बार मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि किसी भी 4 मार्क वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो 2 मार्क्स तो आप आसानी से कर लोगे, सीधा जो मतलब वहाँ पर आंसर है वो सीधा बॉडी में लिखना है। 4 मार्क वाला जब भी आए तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं कि मिस्टर लैम कैसे डेयरी के एटीट्यूड को चेंज करते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि एक डेरेक है, एक मिस्टर लैम है, डेरेक मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है, उनसे बातचीत करता है, और उस टाइम पे उसका जो वो कंप्लीट एटीट्यूड है वो चेंज होता है। तो इस तरह से आप इसको इंट्रो दे सकते हो। फिर मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे, मेन बॉडी में आप पूरा लिखोगे कि किस तरह से चेंज होता है, जितनी भी एग्जांपल्स वो देते हैं, लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जांपल दिया जाता है, एक वो फ्रेम गिरने वाला एग्जांपल दिया जाता है ना, एक आदमी घर पे बैठा रहता है, मस्त चिल कर रहा होता है, फ्रेम उसके सर पे गिर जाती है, तो वाला एग्जांपल दिया जाता है। तो वो सारे एग्जांपल आप देखें, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली मिस्टर लैम के कारण
जो अपना डेरेक है उसका एटीट्यूड चेंज हुआ और वो अपनी लाइफ को आगे बहुत ही अच्छे से जीने के लिए प्रेरित हो गया। वो उसका जो एटीट्यूड था पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक हो गया, खत्म मामला। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में आंसर को बांट देना है। आपको मैं कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन पिन करके दूंगा, है ना, तो आप उसका आंसर लिखना और मैं पर्सनली उसके आंसर को चेक करूंगा। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि हमारे आज से, मतलब अगर आप इस वीडियो को 9 मई को देख रहे हो, तो आज से हमारी आंसर राइटिंग क्लासेस भी एकदम फ्री वाली जो है वो स्टार्ट होने वाली है 3:30 बजे, जिसको सेशन रहेंगे, है ना, 9, 10, 11, 12 बिल्कुल आपकी एग्जाम तक। तो आप ज़रूर से इन सारी फ्री क्लासेस को देखिएगा। इसके अंदर हम बिल्कुल फ्लेमिंगो, विस्टास, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबको 1 by 1 देखेंगे और सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको आज सॉल्व करवाया ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और वहाँ पर क्या होगा, मेन बात ये रहेगी कि वो सेशंस लाइव होंगे, तो मैं आपकी कॉपीज़ को भी चेक कर पाऊंगा। जो आप आंसर लिखोगे मैं फटाक से चेक कर लूँगा कि अच्छा यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। तो ज़रूर से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वाली जो क्लास है वो अनअकैडमी पर है, तो अगर आपसे कोई कोड मांगे तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड APpedia, जो कि हमारे चैनल का नाम है, जिससे एकदम फ्री में वाली क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये रहा अपना कंप्लीट शेड्यूल 9, 10, 11 और 12 का। तो ज़रूर से चारों क्लासेस को लाइव अटेंड कीजिएगा। आपको मैं आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5000 जो हमारे लाइक्स है उसका एम जरूर से आप याद कीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। with